हम 9वीं क्लास का 10वां चैप्टर गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे प्रणोद तथा दाब। प्रणोद एक नया शब्द है हमारे लिए, तो इसको समझेंगे कि ये क्या बता रहा है। दाब हमारा सुना हुआ शब्द है, तो इसको हम गहराई से समझते हैं कि दाब किन किन पर निर्भर करता है और दाब किस किस स्थिति में कितना कितना लगता है। तो एक क्रियाकलाप हम करके देखते हैं। देखिए, अंगूठे से लकड़ी के टुकड़े को दबाना है, ठीक है। एक लकड़ी मेज ही ले लीजिए, उसको हम अंगूठे से दबा के देखते हैं। तो अंगूठे से दबाने पर क्या होगा? क्या वो लकड़ी दब जाएगी? दबेगी लकड़ी? नहीं दबेगी। और एक पिन लेते हैं, जो सॉफ्ट बोर्ड पिन लगाते हैं हम, उनको लेते हैं, उसको दबा के देखते हैं तो क्या होता है? पिन दब जाती है अंदर? हाँ, पिन थोड़ी सी अंदर चली जाती है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया? हम बहुत आसानी से कह देंगे कि भाई इसकी नोक नुकीली थी इसलिए ये अंदर चली गई, और लकड़ी तो ठोस थी इसलिए वो दबी नहीं। ठीक है, इसका जब ये भी जवाब भी सही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी और गहराई में इस बात को समझेंगे कि इस पे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, किन किन का इस बात पर असर पड़ता है कि कौन सी चीज़ दबनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं दबनी चाहिए। एक और उदाहरण हम देखते हैं। रेत पर पैर धंस जाते हैं। हम रेत के ऊपर खड़े हुए हैं, रेत का ढेर लगा हुआ है, उसके ज़मीन से जाके हम रेत के ऊपर चढ़ते हैं तो वो मिट्टी क्या होती है? धंस जाती है। ठीक है, ये तो हमने महसूस किया है। और उसी मिट्टी के ढेर पर, रेत के ढेर पर अगर हम लेट जाते हैं तो हम देखेंगे उसमें ज़रा सा, बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जितना हम खड़े होते हैं और जितनी मिट्टी अंदर धंसती है, उससे बहुत कम मात्रा में मिट्टी तब धंसती है जब हम उसके ऊपर लेट जाते हैं। तो क्या हुआ? लगाने वाला जो भार था हम थे, हम लगा रहे हैं ना बल, उसके ऊपर लगा रहे हैं, उसके ऊपर खड़े हुए हैं, तब तो मिट्टी नहीं धंस रही और दूसरी स्थिति में धंस रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुआ? तो इसका मतलब दो चीज़ें इस पर निर्भर करती है। दाब, ये क्या हुआ जो दबा रहे हैं हम, ये तो हम समझ रहे हैं कि ये दाब है। तो दाब क्या है? देखिए, रेत पर पैर धंस जाते हैं, लेकिन अगर रेत पर लेट जाएं तो शरीर उतना नहीं धंसता है, जबकि दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल शरीर का भार है। ठीक है, दोनों स्थिति में क्या हो रहा है? हम ही हैं, दोनों स्थिति में हम ही हैं, लेकिन जो दाब लग रहा है वो दाब दोनों स्थिति में अलग अलग जगह पर लग रहा है। जब हम खड़े हैं तो दाब कहाँ से लग रहा है? हमारे पैरों से लग रहा है, और जब हम लेटे हुए हैं उसके ऊपर तो पूरा हमारा शरीर है वो उस वस्तु पर दाब दे रहा है। तो दाब लगाने वाला और दाब जिस पर लग रहा है वो दोनों फ़र्क हो गए। दाब लगाने वाला तो दोनों स्थिति में सेम है, लेकिन जिस पर दाब लग रहा है वो फ़र्क हो गया। इसलिए जो रेत धंसती है वो भी अलग अलग तरह से धंसती है। तो भार में ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है? ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, हम ऊपर से दबा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा है, बिल्कुल सीधा लग रहा है नीचे की ओर। तो ये जो बल लग रहा है ये बल ही क्या है? प्रणोद है। प्रणोद किस तरह का बल हो गया? जिससे दाब उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रणोद, थर्स्ट कहेंगे। ठीक है, तो प्रणोद क्या है और दाब क्या है? देखिए, समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। किसका? अगर समान परिमाण का बल है, बल की मात्रा उतनी की उतनी है। जैसे कि इस स्थिति में जब रेत के ऊपर हम खड़े हुए हैं तो इस समय बल का परिमाण कितना है? जितना हमारा भार है वो का वो उसका बल का परिमाण हो गया, भार का परिमाण हो गया। ठीक है, और वो तो सेम हो गया, लेकिन क्षेत्रफल भिन्न भिन्न हो गया। पहली स्थिति में हमारे पैर पर लग रहा था पूरा का पूरा भार, और दूसरी स्थिति में हमारे पूरा शरीर, तो क्षेत्रफल बदल गया दोनों स्थिति में। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रफल पर होता है तो उसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। पिछले दोनों उदाहरणों में प्रणोद समान है। ठीक है, दोनों स्थिति में जो बल लग रहा है, प्रणोद क्या है? बल है। तो यहाँ पे हम प्रणोद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि प्रणोद से दाब उत्पन्न हो रहा है। तो प्रणोद समान है पर प्रभाव भिन्न भिन्न है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। तो बल कितना भी लगे, लेकिन उसका प्रभाव उस पर भी निर्भर करेगा कि जिस पर वो लग रहा है, किस क्षेत्रफल पर प्रणोद लग रहा है, इस पर भी निर्भर करेगा। यानी दाब दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। एक तो
प्रणोद पर निर्भर कर रहा है, दूसरा निर्भर कर रहा है उसके क्षेत्रफल पर कि कितने क्षेत्रफल पर वो प्रणोद कार्य कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। दाब और प्रणोद का आपस में क्या रिश्ता है? प्रणोद एक बल है जिससे दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम इसको जरा सा दोनों को पास पास रख के समझ लेते हैं, टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रणोद क्या है? किसी दी गई वस्तु पर एक निश्चित दिशा में लगने वाला नेट बल प्रणोद थर्स्ट कहलाता है। प्रणोद सतह के लंबवत लगने वाला बल है। तो प्रणोद क्या है? एक बल है जो कि किसी वस्तु पर निश्चित दिशा में लगता है और लंबवत लगता है, तो वो प्रणोद कहलाता है। और इसी प्रणोद की वजह से दाब उत्पन्न होता है। दाब क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल, एकांक का मतलब क्या हो गया? इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि हम जब दाब को नापेंगे तो इकाई क्षेत्रफल लेकर ही नापेंगे। इकाई क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई भी इकाई हो, यानी कि 1 मीटर हो, और चौड़ाई भी 1 मीटर हो। तो 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई के ऊपर जो प्रणोद लग रहा है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो दाब के बराबर क्या हो गया? दाब किसके बराबर हो गया? प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद बटा क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रणोद ज़्यादा होगा तो दाब भी ज़्यादा होगा, प्रणोद कम होगा तो दाब कम होगा। दूसरी स्थिति में प्रणोद हमने समान रख लिया, ठीक है, और क्षेत्रफल को देखते हैं तो क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा, क्योंकि दाब और क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती हैं, उल्टे हैं। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा दाब कम होता जाएगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब भी बढ़ जाएगा। ये हम पिन वाले उदाहरण में देख सकते हैं कि पिन नुकीली थी, ठीक है, हमने ये समझा था कि पिन नुकीली थी इसलिए उसको दबाया तो वो अंदर घुस गई, और टेबल नुकीला नहीं था इसलिए उसको दबाया तो अंदर नहीं घुसा। तो इसको हम समझ सकते हैं कि पिन नुकीली थी, इसका मतलब क्या था? उसका क्षेत्रफल कम था, इसलिए वो उस पर जो दाब लगाया गया तो वो दाब उसके ऊपर ज़्यादा लगा और पिन अंदर घुस गई। और क्षेत्रफल जो टेबल का क्षेत्रफल था, जिस जगह पर अंगूठे से दबाया जा रहा है तो उस जगह का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है। तो दाब तो दोनों स्थिति में बराबर लग रहा है, अंगूठे से हम दबा रहे हैं दोनों स्थिति में तो बराबर मात्रा में दबा रहे हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल ज़्यादा था तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन उस पिन का क्षेत्रफल बहुत कम था, इसलिए पूरा का पूरा दाब महसूस हुआ और वो दाब लगा। तो इस तरह से हम दाब के इस रिश्ते को समझ सकते हैं कि दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल का। अब जब भी हम कोई सूत्र देखते हैं तो फिर उसके अगला स्टेप हमारा होता है कि उसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक हम निकालते हैं सूत्र के माध्यम से ही निकालते हैं। प्रणोद क्या है? प्रणोद एक बल है, तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, या फिर हम माइनस में घात इसकी लगा लेते हैं इसको, क्योंकि दाब का सबसे पहले ये जो रिश्ता है, ये फॉर्मूला है, ये इन्होंने पास्कल ने बनाया था, तो इसलिए पास्कल की याद में इसके मात्रक को, दाब के मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। जैसे कि बल का मात्रक, न्यूटन ने बल के बारे में हमको जानकारी दी थी, तो न्यूटन के नाम से ही हम बल का मात्रक बना लिया है और उसको न्यूटन कहते हैं। बल का मतलब न्यूटन उसका मात्रक होता है, तो इसी तरह से दाब का मात्रक भी पास्कल कहते हैं। तो पास्कल और न्यूटन, ये दो वैज्ञानिकों के नाम हमको उनके मात्रकों के साथ साथ याद रहते हैं। ठीक है, तो अब एक दो उदाहरण देख लेते हैं। उस उदाहरण से ये हमको जो इनका आपस में संबंध है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 100 न्यूटन के एक बल को 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो दाब की गणना कीजिए। तो दाब जब हम समझ गए हैं कि दाब क्या है, तो हम सूत्र हमको याद आना चाहिए तुरंत कि दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो दाब हमसे पूछा है तो प्रणोद का मान हमारे पास होना चाहिए और क्षेत्रफल का होना चाहिए। तो प्रणोद इन्होंने बता रखा है 100 न्यूटन, तो F बराबर 100। तो ये हमको लिख देना है, जो हमको
प्रश्न में दे रखा है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। अगर हम इस तरह से सवाल को हल करते हैं परीक्षा में तो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को सिस्टमेटिक तरीके से सवाल हल करना आता है और स्टेप बाय स्टेप वो सवाल को समझ रहा है कि पहले क्या लिख रहा है, कि प्रश्न में क्या दे रखा है, पहले ये लिख रहा है, उसके बाद वो सूत्र लिख रहा है कि इसमें कौन से सूत्र का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद उसकी मान रख रहा है और फिर गणना कर रहा है। तो इन स्टेप्स को लेते हुए अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो वो एक अच्छी तरह से हमारी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है, हमारा सवाल एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत हो जाता है। तो इसी तरीके से को हम अपनाते हुए सवाल को करेंगे। तो F बराबर 100 न्यूटन हो गया और A हो गया 2 मीटर स्क्वायर। A क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, हम जानते हैं कि दाब बराबर, यहाँ पे दाब मिसिंग हो गया, दाब बराबर बल तथा बल अपॉन मीटर स्क्वायर, बल तथा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल कितना है? 100 और क्षेत्रफल कितना है? हमको दे रखा है 2। तो इसमें हम हल कर लेंगे और निकल जाएगा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 100 न्यूटन का जब बल है और 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर काम कर रहा है तो जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो दाब कितना होगा? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उत्पन्न होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। इस लकड़ी के टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े का आकार कैसा होता है? वो घन होता है, यानी उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हमको तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता दी है। मेज पृष्ठ पर दाब ज्ञात करिए। तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो मेज के ऊपर किस तरफ से रखा हुआ है, इसके से ही हमको पता लगेगा कि वो लकड़ी का टुकड़ा, जो लकड़ी का टुकड़ा है वो लंबाई जो मेज के ऊपर कितना दाब उत्पन्न कर रहा है। तो जब लकड़ी का टुकड़ा अपनी सतह की माप के 50 गुणा 25 सेंटीमीटर सहित मेज पर रखा हो तो हम जानते हैं कि ये घन का आकार हो जाता है। ये घन का आकार है। ये घन का आकार है। ठीक है, इसकी लंबाई और ये चौड़ाई तो ये आ गई और ये ऊंचाई आ गई। ये तीनों हमने देख लिया। अब जब वो मेज के ऊपर रखा रहेगा तो उसकी सिर्फ 2 विमाएँ ही मेज को छुएगी। ठीक है ना, किसी भी स्थिति में रखा रहे तो एक तरफ लंबाई, एक तरफ चौड़ाई छुएगी। अगर हम उसको घुमा देते हैं तो जो उसकी ऊंचाई हम पहले मान रहे थे वो उसकी लंबाई हो जाएगी और दूसरी उसकी चौड़ाई हो जाएगी। मतलब जब घन की आकृति को मेज के ऊपर रखा जाएगा तो सिर्फ उसकी 2 विमाएँ, ये क्या कहलाती है? उनकी विमाएँ, डायमेंशन कहलाते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो वो 2 ही उनको टच करेगी। तो जो दाब पड़ेगा वस्तु के ऊपर प्रणोद की वजह से, जो दाब पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? जो एरिया मेज को छू रहा है। जो क्षेत्रफल हम किसका ज्ञात करेंगे? जो मेज को छू रहा है, जो डायमेंशन मेज को छू रही है उस जगह का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 2 स्थिति में निकालना है। जब 50 गुणा 25 यानी कि ये वाली भुजाएं जब मेज को छू रही है एक बार तो तब दाब कितना उत्पन्न हो रहा है। दूसरी स्थिति में जब 25 गुणा 10, जब ये 25 गुणा 10 वाली भुजाएं मेज को छू रही है तब दाब कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये हमको क्षेत्रफल का तो पता लग गया। लेकिन अभी हमको प्रश्न में क्या दे रखा है? 4 किलोग्राम की लकड़ी का टुकड़े का द्रव्यमान है। वो जो लकड़ी का टुकड़ा है जो मेज पर रखा हुआ है वो कितना है? 4 किलोग्राम द्रव्यमान का है। तो हमें क्या दे रखा है? ये 4 किलोग्राम m का मान दे रखा है। तो अभी तो हमें बल भी पता नहीं है कि बल कितना है। जो प्रणोद उत्पन्न हो रहा है, प्रणोद उत्पन्न होगा इस द्रव्यमान की वजह से, वो कितना है। तो हमको दाब का सूत्र तो पता है, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, लेकिन प्रणोद भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? जो प्रश्न में दे रखा है पहले तो वो लिख लेंगे और उसके बाद पहले हम प्रणोद ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम दाब का सूत्र लिख कर उसमें बाकी सब मान रखेंगे और तब हमको हमारा वांछित उत्तर प्राप्त होगा।
ठीक है, तो पहले देखिए जो प्रश्न में दे रखा था एम क्या है, जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका द्रव्यमान हो गया 4 किलोग्राम। तो हमको बल ज्ञात करना है, तो बल का सूत्र हमको पता है F बराबर mg। याद है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बल का सूत्र क्या होता है mg। हम आप में से कोई कह सकता है कि बल का सूत्र तो F बराबर ma पढ़ा था, तो ma कब होता है, जब जो बल लग रहा है उससे किसी वस्तु में त्वरण कब उत्पन्न हो रहा है, जब उसके ऊपर बल आरोपित हो रहा है। और mg कब लगाते हैं, जब किसी वस्तु में त्वरण गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगता है, तब कहलाता है, तब जो बल का सूत्र हम काम में लेते हैं वो F बराबर mg काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े के द्वारा जो बल उत्पन्न होगा और उस बल की वजह से दाब उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है क्रम कि वस्तु में बल कहाँ से, प्रणोद कहाँ से उत्पन्न हुआ, उस वस्तु के द्रव्यमान की वजह से उत्पन्न हुआ, और वो द्रव्यमान की वजह से जो बल उत्पन्न हो रहा है उस बल को ज्ञात करने के लिए हम F बराबर mg काम में लेंगे। तो m तो हमें दे रखा है 4 किलोग्राम, और g हम जानते हैं, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न में दे रखा होता है कि भाई g का मान आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। अगर नहीं भी दे रखा तो भी हमें ये याद होना चाहिए कि g का मान क्या है। ठीक है, तो g का मान हमें पता है, और W बराबर mg, ये तो बल जो लग रहा है वो किसके बराबर है, वस्तु के वजन, भार के बराबर है। तो जो वस्तु का भार है वही बल पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे हम F बराबर mg की जगह W बराबर mg को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये W और F में क्या संबंध है। बल वही है जो कि उसमें भार पैदा कर रहा है, तो हम F की जगह W भी लिख सकते हैं। तो W बराबर भी mg होगा, और भार की वजह से जो बल पैदा हो रहा है वही बल है F बराबर mg। तो इस तरह से हमने वस्तु का भार ज्ञात कर लिया, और भार की वजह से यही लगने वाला बल है और यही प्रणोद है। तो ये 40 न्यूटन आ गया। ठीक है, 40 4 रख दिया द्रव्यमान का, और g रख दिया हमने 10, यहाँ पे कितना माना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना है। तो 40 न्यूटन का इसका भार आ गया, यानी कि 40 न्यूटन इसका प्रणोद आ गया। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं, पहली स्थिति आई है जिसमें क्षेत्रफल कितना है, 50 गुणा 25 वाला। ठीक है, तो पहली स्थिति में निकाल लेंगे हम, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल आ गया 1/8 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई हमने लिख के इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसके अंदर दे रखा है हमको, इस प्रश्न में जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये हमने समझ लिया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, तो सभी जो राशियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब राशियों को हम SI मात्रक में ही लेंगे। SI मात्रक में लेने से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, हम अच्छे से सवाल कर पाते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही किलोग्राम आ गया तो ठीक है, हमको द्रव्यमान को किलोग्राम में ही लेना है, लेकिन ये दूरियां आई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आई है, तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, क्योंकि इसका SI मात्रक मीटर है। तो यहाँ पे 50 गुणा 25 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। फिर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकला है। तो हम 2 बार इसको 100 से भाग दे देंगे, 100 गुणा 100, तो 1/8 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो दाब बराबर क्या हो गया, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मान रख दिया 40। ठीक है, जो इसका वजन था वही बल पैदा कर रहा है, और 40/1/8 इसको हल करेंगे तो 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब लग रहा है, जब वस्तु इस 50 गुणा 25 वाली भुजाएं जब मेज पर टिकी हुई है, तब इतना बल, इतना दाब वो पैदा कर रही है। दूसरी स्थिति में क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान उतना का उतना ही है, तो द्रव्यमान उतना है तो हमको प्रणोद जो उत्पन्न बल है उसको दोबारा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, बल तो वो का वही ले लेंगे, कितना, 40 न्यूटन। ठीक है, और हम दाब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और उस क्षेत्रफल से, क्योंकि दूसरी स्थिति में उस लकड़ी के गुटके को घुमा लिया है, अब जो
भुजाएं मेज को छू रही है उनका डायमेंशन कितना है 25 गुणा 10। 25 गुणा 10 उसकी भुजाएं हैं जो कि उस मेज को छू रही है। तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, ये भी सेंटीमीटर में दे रखी थी तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके 1/40 मीटर स्क्वायर निकल गया। और दाब का सूत्र रख के हमने 40/1/40 रख के इसका कैलकुलेशन कर लिया तो दाब निकल गया 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दोनों स्थितियों के अंदर दाब की गणना करी। इसी तरह का एक और सवाल हमारी किताब में दे रखा है, उसको भी कर लेते हैं। एक लकड़ी के गुटका मेज पर रखा हुआ है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा इसकी विमाएं 40, 20 और 10 सेंटीमीटर है। विमाएं से आप मतलब समझ गए हैं, विमाएं मतलब हुआ उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो 40 बाय 20 बाय 10 सेंटीमीटर की है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है 20 गुणा 10 और 40 गुणा 20। तो ये सवाल हमने समझ लिया। हमको क्या दे रखा है, 5 किलोग्राम दे रखा है, यानी वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है इसके द्वारा उत्पन्न बल। तो ये हमको पता है कि इसके द्रव्यमान की वजह से जो वस्तु का भार हो गया है, तो जो वस्तु का भार है वही उसके द्वारा उत्पन्न बल है जिसको हम प्रणोद कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो लकड़ी का गुटका इस तरह से रखा हुआ है। तो एक स्थिति में तो ये दो भुजाएं हैं 20 और ये 10। एक स्थिति में ए स्थिति में तो ये दोनों भुजाएं मेज को छू रही है। इसका मतलब जब क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, उस आयत का क्षेत्रफल निकाला जाएगा जो कि मेज को छू रहा है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 20 गुणा 10 है। ठीक है, दूसरी स्थिति में इसको घुमा दिया, इसको लिटा दिया, तब जो हिस्सा मेज को छू रहा है वो कितना है, 40 और 20। ठीक है, 20, एक लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में भी देखो सेंटीमीटर में दे रखा है। इसका मतलब हमको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम निकालेंगे। तो हमको जब दाब निकालना है तो दाब निकालने की स्थिति तो तीसरी वाली आ गई। पहली स्थिति में तो हमको क्या करना है, पहली स्थिति में हमको इस द्रव्यमान की वजह से जो भार उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति में जो क्षेत्रफल निकाला है सेंटीमीटर में दे रखा है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। फिर तीसरी बार में हम निकालेंगे, दाब का सूत्र लिखेंगे और दाब के सूत्र में उसकी मान को रखेंगे, तब हम उत्तर ज्ञात करेंगे। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, जब हमारी समझ बिल्कुल स्पष्ट होगी, एकदम क्लियर होगा कि ये स्टेप और ये स्टेप हमको करना है, तो बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सवाल को देखते ही हमको समझ में आना चाहिए कि 3 बार में ये सवाल हल हो रहा है। इतनी सी बात अगर हमें समझ में आ जाती है, बहुत छोटी सी बात है, हमको बस स्टेप इसके ध्यान रखने हैं कि पहली बार में हमको इनका जो हमको बल है, जो प्रणोद है, वो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये हमें दे नहीं रखा, हमें दे रखा है जिससे वो बल ज्ञात कर सकते हैं, वो दे रखा है, यानी कि द्रव्यमान हमें दे रखा है। दूसरी स्थिति में हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, उसके डायमेंशंस, उसकी विमाएं हमको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हमको उसको भी कन्वर्ट करना है। इस तरह के सवाल जब पूछे जाते हैं तो साथ साथ ये भी याद, मतलब ये भी समझ लिया जाता है कि बच्चे को ये पता है कि नहीं पता कि इनको चेंज करना होता है, कि भाई डायरेक्ट तो बच्चे गुणा नहीं कर रहे। कई बार बच्चे को समझ नहीं आता या कई बार बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करते, तो उनको ध्यान नहीं रहता, या फिर ध्यान से सवाल को पढ़ते नहीं है, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको चेंज करना है। तो ये सब भी इन आंकिक प्रश्नों से वो देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है। तो ये हमें इस तरह से एक एक सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए, एक एक राशियों को ध्यान से देखते हुए, इनके मात्रकों को ध्यान से देखते हुए, समझते हुए सवाल को हल करना शुरू करना है। ठीक से 5-7 मिनट पूरा ध्यान लगाकर सवाल को पढ़ना है, समझना है, एक दिमाग के अंदर एक माइंड मैप तैयार कर लेना है कि सवाल को कैसे आगे ले जाना है, सवाल के उत्तर तक किस किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहुंचना है। ठीक है,
तो अब देखिए जो सवाल को हल करेंगे तो हल करने से गुटके का द्रव्यमान हमने लिख लिया 5 किलोग्राम, जो इसकी विमाएँ हैं वो लिख दी। अब इसमें ज़रूरी नहीं है हम अलग अलग मेंशन करें कि 40 लंबाई है क्या, 20 चौड़ाई है क्या, ये ऊंचाई है या ये लंबाई है ये चौड़ाई। इस कन्फ्यूज़न में हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि तीनों का गुणा ही होना है। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो राशियाँ जो हमको दे रखी है उनका गुणा होना है। तो गुणा में हमको पता है कोई भी गुणा हम पहले कर सकते हैं, 2 चौक 8 कर सकते हैं या 4 दूनी 8 कर सकते हैं। तो इसलिए हमने विमाएँ एक साथ लिख ली है। अब प्रणोद F, इसको W भी लिख सकते हैं, W बराबर mg, क्योंकि उसके द्रव्यमान की वजह से भार उत्पन्न हो रहा है और जो भार उत्पन्न हो रहा है वह भार ही बल है। ठीक है, इसलिए F बराबर mg भी लिख सकते हैं और W बराबर mg भी लिख सकते हैं। 9.8 हमको गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया इसका द्वारा उत्पन्न बल। प्रणोद आ गया 49 न्यूटन। दूसरी स्थिति में सतह का क्षेत्रफल, कौन से सतह का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, जो कि A वाला है, जो दे रखा है, जो मेज को छू रहा है, वो कितना है 20 गुणा 10 यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ रहा है, तो 100 से 2 बार इसका भाग दे देंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब दाब का सूत्र हमको पता है, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद हमने निकाल ही लिया 49 और क्षेत्रफल आ गया 0.02। इसको हल कर लेंगे, निकल गया 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब उत्पन्न कर रहा है ये लकड़ी का गुटका, जबकि वह 20 गुणा 10 वाली विमाएँ मेज को छू रही है। ठीक है, दूसरी स्थिति भी ऐसे कैसे ही करनी है, समझ में आ गया। अब बी लिखना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है कि दूसरी स्थिति में 40 गुणा 20 सेंटीमीटर वाली विमाएँ मेज को छू रही है, अतः उस हिस्से का क्षेत्रफल जो कि मेज को छू रहा है वो निकाल गया, 0.01 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, दाब बराबर सूत्र लिख दिया, दाब बराबर 49 और जो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल आया ये गलत लिखने में आ गया, ये आ गया 0.1। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे ये 8 है और भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 612.5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो इस तरह से इन सवालों को हल करना है ना, सवाल बिल्कुल आसान। ठीक है, अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी के आगे वाला भाग दाब से ही संबंधित है कि तरल पदार्थ क्या होते हैं, उनमें किस किस तरह से दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।